जनरेशन में हम 0 और 1 देते थे तो पहले बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता था इसमें, ठीक है ना। ये तो आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। देन सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गए। तो यहाँ पर हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। किसका, कौन सी लैंग्वेज का? असेंबली लैंग्वेज को हमने स्टार्ट करना, यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब असेंबली लैंग्वेज के बाद फिर थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज आई उसमें हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड और द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड जो जैसे आपकी कोबोल, पास्कल, ये सब जो है ना एक तरीके से कौन सी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके बाद जो अभी C++, जावा, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम अभी बताएंगे। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कुछ समझ लीजिए इनके बारे में, है ना। अब इसके बाद देखिए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन में वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुए। वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कुछ और भी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई आपकी, जैसे जैसे जावा भी आ गई है, डॉटनेट वगैरह आ गई है। तो कुछ और भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। मतलब कि जितना ज़्यादा लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन बढ़ता गया, लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन मतलब समझिए, लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन मतलब ये है कि ए प्रेस करने में क्या अंदर मैकेनिज्म है हम बॉदर नहीं करते। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट बॉदर करते थे कि अगर हमें ए प्रेस करना है तो हमें कितने 0 और 1 के कॉम्बिनेशन लगाने हैं, कितने वैक्यूम ट्यूब लगाने हैं, क्या करने हैं, इसमें हम बॉदर करते थे। और जैसे जैसे लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन बढ़ते गए, ठीक है, इसमें हमें रजिस्टर पता होता था कि हम किस टाइप से क्या करते हैं, डायरेक्ट रजिस्टर। यहाँ पर हम ए बी और ये सब नहीं करते थे, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती थी, असेंबली लैंग्वेज में हम डायरेक्ट रजिस्टर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। जैसे मान लीजिए कि हमें एडिशन करना है और हमारे नंबर्स जो है ना, एक सपोज दैट R3 एक रजिस्टर है और R3 रजिस्टर की वैल्यू एडिशन करके हमें और R1 और ऐड लिखना पड़ता था, R1 या R1 प्लस R2, ठीक है। मतलब डायरेक्ट रजिस्टर, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, रजिस्टर। इस रजिस्टर में जो वैल्यू है और इस रजिस्टर में दो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू को ऐड करिए और उसके रिजल्ट को तीसरे वैल्यू में स्टोर करिए। ये होती थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। या कि हम डायरेक्ट लिखते थे, ठीक है ना। क्या लिखते थे? मूव R1, मूव इस R1 की वैल्यू को मूव करना है R2 में, तो R2 मूव R1, इस टाइप से हम प्रोग्रामिंग करते थे। खैर इस पे बदर करने की जरूरत नहीं है आपको, अब आपको तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई आपके पास। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। न्यूरल नेटवर्क्स के लिए जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी मैटलैब वगैरह हो गई, आपकी पाइथन हो गई, ठीक है। दिस ऑल आर द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। इसको जो आपने अभी इस टाइप से पढ़ा, तो इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है बढ़िया से। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ना। ये मशीन लैंग्वेज होती थी, असेंबली लैंग्वेज होती थी, हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, है ना। एंड क्वेरी एंड द स्क्रिप्ट क्वेरी प्रोसीजर्स जो, ठीक है ना। हमारी लैंग्वेज जैसे जैसे रिच होने लगी, मतलब हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने लगे। यहाँ तक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हम ग्राफ वगैरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते थे, अभी हम ग्राफ भी रिप्रेजेंट करने लगे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो एज पर अवर नीड एंड एज पर अवर सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं इन किसमें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, या कंप्यूटर का हम यूज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इन्हेंस करते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ये आपको अब बताया जा चुका है, मशीन या कि फिर मशीन लैंग्वेज क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ओके,
ये कुछ कोड दिए हुए हैं। ये मेरे ख्याल से ये टेबल, ये आप लोग समझ रहे होंगे, इसको समझते हैं आप लोग? ये 16 लिखा हुआ है, 16 मीन्स क्या है? यस, समझते हैं क्या? 16 मीन्स क्या है? नो सर, नहीं समझते? हेक्सा। ओके, हेक्साडेसिमल। यस 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 यस, क्लियर। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि हम अपने जो हमारी जो लैंग्वेजेस है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम जब कन्वर्ट किए हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप उस पे आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारी मशीन जो है ना बाइनरी लैंग्वेज समझती थी। बाइनरी मीन्स सिर्फ दो का कॉम्बिनेशन है ना, बाइनरी मीन्स 2 की पावर 1, दो का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर बाइनरी के बाद यहाँ पर एक चीज और आया, बोले भाई बाइनरी के बाद फिर और क्या, डेसिमल आया। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, अब डेसिमल में हम क्या करते हैं, जो 1 to 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल नंबर्स। ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 9, सॉरी 0 to 9, 0 to 9 जो भी नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं। और इन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ही जो हमने प्रोसीजर बताई आपको कि 2 की पावर आप लिख दीजिए, 2 की पावर 0, जितने नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1। अब दो नंबर रखे हैं, तो दो नंबर रखे हैं मतलब कि आप कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बाइनरी के, दो बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मतलब 4 नंबर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 0 और 1, ये दो ही कॉम्बिनेशन है ना, 0 और 1। ठीक है ना, तो देखिए 4 नंबर, मतलब कि देखिए यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका 0 0, दूसरा हो जाएगा 0 1, तीसरा हो जाएगा 1 0 और चौथा हो जाएगा 1 1। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब ज्यादा नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो 3 डिजिट लेनी होगी, तो 3 डिजिट आप ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 लगा दीजिए, फिर 0 लगा दिया तो ये 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। अब कितने नंबर रिप्रेजेंट कर लिया आपने? कितने नंबर? 2 की पावर 3 नंबर रिप्रेजेंट कर लिया आपने, 8। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जितने नंबर्स की हमें जरूरत होगी, जितने सपोज दैट हमको क्या करना है, 8 नंबर को बाइनरी में, 8 कमरे हैं, 8 कमरों को बाइनरी से क्या करना है, कोड करना है, तो हमें 3 डिजिट चाहिए। 12 नंबर है हमारे पास, 12 कमरे हैं और 12 कमरों को हमें बाइनरी से कोड करना है, तो कितने बिट की जरूरत होगी? हम्म, 6। 6 का है को भाई, 6 का है को, 2 की पावर 4। अभी देखिए आपको 8 की जरूरत थी तो 2 की पावर 3 लिखा आपने, मतलब कि इतने बिट, ये जो ऊपर 3 लिखा है उतने बिट है ना। अभी 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 16 है ना। यस, यस 16, यस 16, 16। अब 16 जो है 12 हमारा 16 के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम 4 बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम 16 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, डेसिमल का हो गया। डेसिमल को हम कितने नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 to 9 ही रिप्रेजेंट करना है हमें, 0 to 9। ठीक है ना, मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 0 to 9 रिप्रेजेंट करना है, 2 की पावर 3, 3 नंबर में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर आया हेक्साडेसिमल। मतलब कि देखिए 4 इसको रिप्रेजेंट करना, 16 है,
16 मीन्स हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत होगी? 4 बिट की जरूरत होगी। कितने बिट की? 4 बिट की। अभी समझिएगा 4 बिट मतलब क्या? मतलब ये कि ये 0 to 9 तो हो गया, 0 to 9 तो ये कॉम्बिनेशन हो गए हमारे, जो ये बने हुए हैं, जो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद इनने क्या किया कि 10 को किससे रिप्रेजेंट करोगे? लो 10 को, तो इनने बोला 10 को ए लिखेंगे हम, 11 को बी लिखेंगे हम, 12 को सी लिखेंगे हम, 13 को डी लिखेंगे हम, 14 को ई लिखेंगे हम, और 15 को एफ लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। और हर एक बिट हेक्साडेसिमल में, हर एक बिट जो लिखी हुई है, ये जो बिट लिखी हुई है, ये जो बिट एक लिखी हुई है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर ये 4 बिट लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये एफ लिखा हुआ है, एफ मीन्स 15, एफ मीन्स 15। तो 15 को आप लिखिए, 15 को कैसे लिखेंगे आप? 15 मीन्स 8 4 2 1, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 15। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए मुझे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एफ लिखा हुआ है, तो इस एफ का कोड लिख दिया इनने 1 1 1 1। यहां पर ई लिखा हुआ है, ई मीन्स 14, तो 14 क्या? 1 हटा दो, 1 को 0 कर दो। ये लिखा है